रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। सुखंड 4 में सकारात्मक प्रभाव डालने की 6 सशक्त तकनीकें। इसमें हाथ मिलाने, बैठने और दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार से स्वयं को प्रस्तुत करना है उसके बारे में बताया गया है। तो पहला प्रभाव डालने के लिए आपको दोबारा अवसर नहीं मिलता है। शायद आपने अपनी दादी से यह सुना होगा और यह बताने के लिए उन्हें कंप्यूटर यंत्रों की आवश्यकता भी नहीं पड़ी होगी, जिनके अनुसार 4 मिनट से भी कम समय में लोग आपके बारे में 90% से अधिक राय बना लेते हैं। या यह कि लोग तत्काल आपके बारे में कम से कम 25 निर्णय कर लेते हैं, जिनमें आपकी उम्र, आय, शिक्षा, अधिकार, मित्रता और विश्वसनीयता शामिल है। वे तो यहाँ तक निर्णय ले लेते हैं कि बिना कोई गारंटी लिए आपको कितना रुपया उधार दिया जा सकता है। सौभाग्य से इनमें से 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर आपका थोड़ा बहुत नियंत्रण होता है। ये हैं आपका हाथ मिलाने का तरीका, मुस्कुराहट, पोशाक और व्यक्तिगत स्थान। ये 4 हमारे हाथ में होते हैं, बाकी नहीं। पहली एक तकनीक बताई गई है स्वयं को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। वो तकनीक है हथेली की शक्ति। हमारी देह भाषा के सर्वाधिक सशक्त संकेतों में से एक है हमारी हथेली का प्रयोग, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब इसका सही प्रयोग किया जाता है तो हथेली की शक्ति के द्वारा प्रयोगकर्ता को अधिकार और मौन प्रभुत्ता मिल जाते हैं। यानी कि हम चुप रहने की शक्ति भी ले लेते हैं और हम वहां कुछ अधिकार भी प्राप्त कर लेते हैं। हथेली के संकेत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ऊपर की ओर हथेली, नीचे की ओर हथेली और बंद हथेली बंद करके नोकदार तर्जनी। हर स्थिति में शक्ति के अंतर को हम इस उदाहरण में दिखा रहे हैं। मान लीजिए आप किसी को कमरे के अंदर ही दूसरी जगह पर जाने के लिए कहते हैं। हम यह मान लेते हैं कि आप अपनी आवाज का लहजा एक सा रखते हैं और अपने शब्द तथा चेहरे के भाव भी एक से रखते हैं। केवल आपकी हथेली की स्थिति बदल जाती है। ऊपर की ओर हथेली चित्र ए अभेदान का संकेत है और इस प्रार्थना पर जिस व्यक्ति से जगह बदलने के लिए कहा जा रहा है वह भयभीत महसूस नहीं करेगा। यह संकेत आदिकाल से प्रयुक्त किया जा रहा है, जब गुफा मानव इसके द्वारा यह बताता था कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है। यह हमारे पास 3 प्रकार से बताया गया कि हथेली किस प्रकार से रखी जानी चाहिए। जब आपकी हथेली नीचे की ओर मुड़ी होती है, चित्र बी, तो आप तत्काल अधिकार जताना चाहते हैं। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वह यह महसूस करेगा कि उसे आदेश दिया जा रहा है और वह आपकी बात का बुरा भी मान सकता है, खासकर तब जब उसे लगे कि आपको इस तरह आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। यानी जब हम कहीं काम करते हैं तो उस समय पर ऐसा किया जा सकता है। तो जब जब हम कहीं पर भी काम कर रहे होते हैं या हमारे जो उस समय पर सीनियर्स होते हैं वो हमें इस हाथ से बोल सकते हैं कि तुम यहाँ नहीं, यहाँ चले आओ, चलो इधर चले जाओ, तो आदेश देने की बात होती है। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं तो कोई भी व्यक्ति आदेश के लिए काम नहीं करता। या हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हम सब लोग एक दूसरे के पार्टनर्स होते हैं। वो एक अलग बात है कि अपलाइन और डाउनलाइन होते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की चीजें नहीं चलती। और अगर हम प्लान दिखाने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगी, क्योंकि हम उस व्यक्ति को अपने साथ लाना चाहते हैं तो मैत्री भाव जरूरी होता है। अगर आप प्रस्तुति दे रहे हैं और हथेली को लगातार नीचे ही की ओर रखे हुए हैं तो श्रोता आपको नकार देंगे। चित्र सी में बताई गई उंगली एक तरह की प्रतीकात्मक छड़ी बन जाती है, जिसके माध्यम से वक्ता श्रोता को प्रतीकात्मक रूप से पीट कर उसे आत्मसमर्पण करवाना चाहता है। कुछ इस प्रकार का भाव वहां आता है। उंगली दिखाना सबसे अधिक चिढ़ाने वाले संकेतों में से एक है, विशेषकर तब जब श्रोता वक्ता के शब्दों के साथ समय की लय बना रहा हो। नीचे हथेली और उंगली दिखाने के संकेतों पर किए गए शोध से पता चलता है कि श्रोता इन संकेतों का प्रयोग कर रहे वक्ताओं को अधिक आक्रामक, शक्तिशाली, घमंडी या अक्खड़ बताते हैं और वक्ताओं द्वारा क्या कहा गया है यह ठीक से नहीं बता पाते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि श्रोता तो वक्ता के दृष्टिकोण के बारे में ही निर्णय ले रहा होता है और उसकी बात को ठीक से सुनता ही नहीं है। अगर आपको उंगली उठाने की आदत है तो प्रयास करें कि आप हथेली ऊपर और हथेली नीचे की स्थितियों का अभ्यास करें। आप पाएंगे कि इन स्थितियों के सम्मिश्रण से आप अधिक आरामदेह माहौल बना सकते हैं और अपने श्रोताओं पर अधिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो हमें हमेशा इस प्रकार का हाथ प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा इन्होंने अच्छी तरीके से इस बारे में बताया।
दूसरी तकनीक बताई इन्होंने हाथ मिलाने की। हाथ मिलाना गुफा मानव युग का अवशेष है। जब जब भी गुफा मानव मिलते थे, वे अपने हाथ आगे करके, हथेलियां ऊपर करके यह दिखाते थे कि उन्होंने कोई भी हथियार नहीं पकड़ा या छुपाया है। हवा में हथेलियां उठाने का यह संकेत सदियों संशोधित हुआ है और एक हथेली उठी हुई या हृदय पर हथेली जैसे बहुतेरे संकेतों में बदल गया है। इस प्राचीन अभिवादन प्रतीक का आधुनिक प्रकार है हथेलियों द्वारा एक दूसरे को जकड़ा जाना और हथेलियों को हिलाना। यह मुलाकात के प्रारंभ और अंत दोनों वक्त होता है। सामान्यतः हाथ 3 से 5 बार जुड़ते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी आदेश में हथेलियां ऊपर और हथेली ऊपर और हथेली नीचे की स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इसे ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाने में इन दोनों स्थितियों की प्रासंगिकता खोजें। कल्पना कर लें कि आपने किसी नए व्यक्ति से हाथ मिलाकर अभिवादन किया है। 3 मूलभूत प्रतिक्रियाओं में से एक संप्रेषित होगी, यानी उन तक जाएगी। पहला अधिकार, समर्पण, तीसरा समानता। अधिकार, यह व्यक्ति मुझ पर हावी होने या अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा है, बेहतर होगा कि मैं चौकस रहूं। समर्पण, मैं इस व्यक्ति पर अधिकार जमा सकता हूं, यह वही करेगा जो मैं चाहूंगा। समानता, मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूं, हम दोनों की खूब जमेगी। यह प्रतिक्रियाएं अचेतन द्वारा संप्रेषित होती हैं। अधिकार संप्रेषित होता है, मतलब वहां तक पहुंचता है जब आप अपने हाथ को घुमा लेते हैं। अब नीचे इन्होंने यहाँ चित्र रूप में दिया हुआ है इस चीज को। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये चित्र रूप में दिया हुआ है। ये गहरी शर्ट जो दिखा रखी है और एक हल्की शर्ट जो दिखा रखी है, और इनके बारे में ये बात कर रहे हैं। थोड़ा इसको समझते हैं। तो कहते हैं कि अधिकार संप्रेषित होता है जब आप अपने हाथ को घुमा लेते हैं, गहरी शर्ट, ताकि आपकी हथेली हाथ मिलाते समय नीचे की ओर रहे। चित्र 1, यहाँ पर आपकी हथेली नीचे की तरफ, यानी कि ऐसे है। ये हथेली ऐसे है नीचे की तरफ। तो जब हथेली नीचे की तरफ है तो आवश्यक नहीं कि आपकी हथेली बिल्कुल नीचे फर्श की हो ही रहे। हो सकता है ये दूसरे व्यक्ति की हथेली की तुलना में थोड़ा सा ऐसा तिरछी हो, तो नीची रहे। और इससे यह सिद्ध होता है कि आप सामने वाले को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। 54 सफल वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के समूह के अध्ययन से यह पता बात सामने आई है कि न केवल उनमें से 42 ने हाथ मिलाने की पहल की, बल्कि हाथ मिलाने के प्रबल नियंत्रण का भी प्रयोग किया। हाथ मिलाने की यह शैली तालमेल बनाने के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों को यह आक्रांत करने वाली लग सकती है। यह पुरुषों द्वारा ही अधिक इस्तेमाल की जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह कुत्ते अपनी पीठ के बल लेट कर और आक्रमणकर्ता को अपना गला दिखाकर अपना समर्पण दर्शाते हैं, अधिकारपूर्ण हाथ मिलाने से उल्टा है अपनी हथेली को ऊपर की ओर रखना। यानी अब इस चित्र को देखें, दूसरे वाले को। यहाँ पर आप नियंत्रण दे रहे हैं, आपका हाथ ऐसे करके हथेली ऊपर की तरफ है। यह विशेष तौर पर तब प्रभावकारी होता है जब आप दूसरे व्यक्ति को नियंत्रण देना चाहते हैं या उसे यह समझाना चाहते हैं कि वह नियंत्रण में है। इसके द्वारा यह भी जताया जा सकता है कि आप आक्रांत हो सकते हैं, यानी कोई आपके ऊपर अपना प्रभाव जमा सकता है, आप तैयार हैं। हाथ मिलाकर तालमेल कैसे बनाया जाए। हाथ मिलाकर तालमेल बनाने के 2 नियम हैं। पहला, अपनी हथेलियों को सीधा रखें, ना अधिकार पूर्ण मुद्रा में, ना ही समर्पण की मुद्रा में, बल्कि समान, यानी कि ऐसे। इसमें हर एक आरामदेह व भयहीन महसूस करेगा। दूसरे, आप भी उतना ही दबाव डालें जितना कि आप पर डाला जा रहा है, इस तरह से। ये समानता है और ऐसे ही हमें करना चाहिए। इसका यह मतलब निकलता है कि यदि आपको 10 लोगों के किसी समूह से मिलवाया जा रहा है तो आपको हर बार अपने दबाव को बदलना पड़ेगा और हाथ के कोणों में भी कई तरह के सामंजस्य करने पड़ेंगे। मतलब इतना कुछ सोचना पड़ेगा, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। और लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम यहाँ जब सीख रहे होते हैं, जब ये बिजनेस कर रहे होते हैं, तो पर्सनालिटी को निखार ही रहे होते हैं। अब इतनी सारी बातें जो लिखी हुई हैं इसमें, तो कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाएंगे तो वो तो अच्छा खासा चार्ज करेंगे इसको लेकर। कितने अच्छे तरीके से हम लोगों को ये बताया जा रहा है इधर। सो
हाथ मिलाने की इस शैली में ना कोई विजेता होता है, ना ही पराजित, और ना ही कोई डरा हुआ महसूस करता है। इससे हर व्यक्ति आरामदेह स्थिति में होता है और वह नए विचारों के प्रति रुचि दिखा सकता है, क्योंकि तब हम एक दूसरे के प्रति कम निर्णयकारी हो सकते हैं। हाथ ऐसे ना मिलाएं। जब लोगों का डबल हैंडर या दोनों हाथों से अभिवादन सॉरी नए लोगों का डबल हैंडर या दोनों हाथों से अभिवादन ना करें। हालांकि इसका लक्ष्य स्वागत, गर्मजोशी और प्रगाढ़ता की भावनाएं संप्रेषित करना होता है, पर सामने वाले पर इसका बिल्कुल उल्टा प्रभाव होता है। उसे लगता है कि आप गंभीर नहीं हैं, कम विश्वसनीय हैं, या आप छुपे हुए उद्देश्यों से प्रेरित हैं। हमेशा एक हाथ से ही हाथ मिलाएं। हमेशा एक हाथ से ही हाथ मिलाएं। हम अपने छुपे हुए उद्देश्यों को लोगों पर नहीं डाल सकते, एक ही हाथ से हाथ मिलाना ज्यादा उचित रहता है। इस प्रकार से दो हाथ से नहीं पकड़ना है। नए लोगों से हाथ मिलाते समय दोनों हाथों का प्रयोग न करें। तकनीक 3, बाएं हाथ से सामान पकड़ना। यह तकनीक पहली नजर में साफ दिख जाती है, पर बहुत कम लोग इस ओर ध्यान देते हैं। फोल्डर, कागज, ब्रीफकेस, पर्स या गिलास अपने बाएं हाथ में पकड़ने की आदत डालें। बाएं हाथ में हम एक दूसरे से हाथ मिलाते समय अपने दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। इसी तरह कुर्सी खिसकाने और अलविदा कहने के लिए भी दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने आप को किसी से मिलवाया जाता है और आपने अपने दाएं हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ रखा है, तो आपको अपने ड्रिंक को अपने बाएं हाथ में थामने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर आप ऐसा सफलतापूर्वक कर भी लें और फिर किसी के जूते पर एक बूंद भी ना गिरे, तो भी नए व्यक्ति को एक ठंडा गीला हाथ मिलता है, और उसके लिए यह यही आपका पहला प्रभाव होता है, ठंडा और गीला। मतलब इतना सारा सोचा है इन्होंने। होता है सचमुच में इस तरह की बातें, हर जगह हो ना हो, ये एक आदमी के बौद्धिक कौशल पर निर्भर करता है, मगर ऐसी चीजें होती हैं। अगर आप दाएं हाथ में दस्तावेज पकड़े हों और दरवाजा खोलने, कुर्सी खिसकाने या हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बदलते हैं, तो आपके हाथ से दस्तावेज गिर सकते हैं और आपको मूर्ख समझा जा सकता है। इसीलिए बाएं हाथ में सब कुछ रखने की हम कोशिश करेंगे। हम सब लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। तकनीक 4, मुस्कुराहट की शक्ति। इंसान ही इकलौता प्राणी है जो होंठों को पीछे करके अपने दांत दिखाता है, पर आपको काटता नहीं है। मुस्कुराने का उद्गम एक तुष्टीकरण संकेत के रूप में हुआ है, और बंदरों और चिंपैंजियों द्वारा भी इसका प्रयोग यही दर्शाने के लिए किया जाता है कि वे धमका नहीं रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराहट एक प्राचीन तुष्टिकरण संकेत है। इस संकेत में हमारे शोध दर्शाते हैं कि आप इसका जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, लोग आपके उतने ही पास खड़े होना चाहेंगे, आपको अधिक देखना चाहेंगे, आपको छूने के लिए अधिक प्रेरित होंगे और आपके साथ लंबे समय तक रहना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में, आपके बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन के लिए मुस्कुराहट बड़े फायदे की चीज है, क्योंकि यह दर्शाती है कि उनको आपसे कोई खतरा नहीं है। तो मुस्कुराने के लिए तो कई बार बातें कही जाती हैं। हम लोग कहते ही हैं, "अरे किसी से भी मिलो, मुस्कुराते हुए मिलो, ऐसे बुझे हुए चेहरे से मिलेंगे तो क्या बिजनेस करेंगे, क्या बातचीत करेंगे, क्या संबंध सुधारेंगे।" और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो संबंधों का ही बिजनेस है, ये हम सब लोगों को तो पता ही है। तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार हम मुस्कुराने की इस शैली से नुकसान भी उठाते हैं। यदि हम हर समय ऐसे मुस्कुराते रहें कि सामने वाले को पता ना लग पाए कि आपकी मुस्कुराहट मुस्कुराहट के पीछे असली उद्देश्य क्या है। तो मुस्कुराने का मतलब बिल्कुल ऐसे, जैसे निश्चल भाव से आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, बस आपके चेहरे पर एक सुंदर सा भाव है। तकनीक 5, क्षेत्रीय सम्मान। इसमें से हम में से हर एक के शरीर में के चारों ओर दूरी का एक बुलबुला होता है, जिसे व्यक्तिगत स्थान के नाम से जाना जाता है, यानी कि पर्सनल स्पेस, जिसकी चौड़ाई जनसंख्या घनत्व पर निर्भर करती है और उस संस्कृति पर भी जिसमें वह व्यक्ति रहता है। उदाहरण के तौर पर, अधिकतर मध्यम वर्गीय लोग जो अंग्रेजी भाषी देशों से आते हैं, उनकी व्यक्तिगत स्थान की आवश्यकता 46 सेंटीमीटर यानी कि 18 इंच होती है, और इसीलिए बिना डर की स्थितियों का सह सामाजिक स्थितियों में वे 1 मीटर दूर खड़े होते हैं। यानी कि बिना डर की स्थितियों या सह सामाजिक स्थितियों में वे 1 मीटर दूर खड़े होते हैं। चित्र 1, तो अधिकांश अंग्रेजी भाषी शहरों में खड़े होने की दूरी।
यूरोप, भूमध्य सागर और दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में व्यक्तिगत स्थान आवश्यकता 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच तक कम होती है। इसका मतलब यह है कि वहां के निवासी एक दूसरे के इतने पास आराम से खड़े रह सकते हैं जिससे वे अधिकतर पश्चिमी देशों में घुसपैठ करने वाला समझा जाएगा, लेकिन यहाँ खड़े हो सकते हैं। यानी हर जगह पर ये अलग अलग है और हमें भी जगह के हिसाब से अपने आप को बदलना होगा। चित्र 2 में अगर दोनों लोग भूमध्य सागरीय प्रदेशों से हैं तो वे इस दूरी पर एक दूसरे के साथ सहजता का अनुभव करेंगे। अगर उनमें से एक लंदन का हो और दूसरा रोम का, तो लंदन वासी शायद ये समझेगा कि सामने वाला अधिक प्रगाढ़ता या आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहा है। अगर आप किसी के पास खड़े हैं और आप देखते हैं कि हम हर बार जैसे ही आप उसके पास जाते हैं सामने वाला थोड़ा पीछे हट जाता है, तो आप दूरी बनाए रखें और उसके अधिक पास जाने का प्रयास ना करें। इसके द्वारा वह आपको ये बता रहा है कि सहजता का अनुभव करने के लिए उसे इतना व्यक्तिगत स्थान आवश्यक है, चाहिए। बहुत संवेदनशील विषय ये। अंग्रेजी ना बोलने वाली संस्कृतियों में स्पर्श को संप्रेषण की सशक्त अभिव्यक्ति माना जाता है और इन संस्कृतियों में यह प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक होता है। इस तरह के मामलों में आपकी रणनीति बिल्कुल आसान है। जितनी बार आपको छुआ जा रहा है उतनी बार आप भी स्पर्श को लौटाएं। अगर सामने वाला आपको नहीं छू रहा है तो आप भी उसे ना छुएं। उदाहरण के तौर पर, अब सामने वाला यहाँ कौन है? अगर हम किसी को प्रोस्पेक्ट करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति को अपने बिजनेस में लाने जा रहे हैं, तो वो सामने वाला है। ये हमें करने के लिए बताया जा रहा है कि हमें क्या करना है। हमारे सामने वाला अगर करता है तो हम करें, नहीं करता है तो नहीं करें। उदाहरण के तौर पर, अगर वह व्यक्ति इतालवी या फ्रांसीसी हो और लगातार आपको छू रहा हो तो आपको भी उसे छूना पड़ेगा, अन्यथा वह सोच सकता है कि आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। उनका तरीका ही यही है काम करने का। तकनीक 6, सफलता के लिए पोशाक। कपड़े आपके शरीर का 90% तक हिस्सा ढकते हैं और इसीलिए आपकी पोशाक का लोगों पर काफी प्रभाव पड़ता है। आपके कपड़ों से आपकी विश्वसनीयता, योग्यता, अधिकार, सामाजिक सफलता व व्यवसायिक स्थिति का अनुमान भी लगाया जाता है। हालांकि इस खंड में हम पोशाक के सभी पहलुओं का विश्लेषण करने नहीं जा रहे हैं, फिर भी मैं आपको उचित पोशाक का फॉर्मूला बता देता हूं। इस क्षेत्र में महिलाओं से अधिक गलतियां हो सकती हैं क्योंकि महिलाओं के पास पुरुषों की अपेक्षा पोशाक की अधिक शैलियां, रंग व डिजाइन होते हैं। हालांकि अधिकांश पुरुषों के पास कम चुनाव और कम कपड़े होते हैं, फिर भी अधिकतर पुरुषों के पास इतनी बुद्धि नहीं होती कि वे मैचिंग का ध्यान रखें। यानी दोनों के बारे में बता दिया, एक को नहीं बताया। आदमी और सर्कस के जोकर में क्या अंतर होता है? जोकर जानता है कि वह अजीब कपड़े पहने हुए है और आदमी को पता ही नहीं होता हम लोगों के हम अजीब कपड़े पहने में फिर भी जोकर जैसे लग सकते हैं। तो एक कार्टून के माध्यम से बताया इन्होंने कि हंसते हुए, ही अरे ओसवाल्ड, ये सूट तो असामान्य है, अलग हटकर मजेदार है। तो मजा ले रहा है उसका कि उसने पहना ही कुछ ऐसा सूट है। इसके अलावा 8 में से 1 पुरुष लाल, नीले या हरे रंग के प्रति रंग अंधत्व का शिकार होता है। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस होती है तो उसमें उसको लाल, हरे, नीले या रंग का पता ही नहीं लग पाता है। उचित व्यावसायिक पोशाक का रहस्य इस सवाल के जवाब में ही छुपा है। आपका संभावित ग्राहक आपको किस तरह की पोशाक में देखना चाहता है। जब आप उसके पास जाएं तो अपने जहन में याद करें कि वो किस प्रकार की पोशाकें खुद पहनना पसंद करता है या कभी आपकी उससे बात हुई हो पोशाकों को लेकर। तो अगर आप उस प्रकार की ड्रेस करेंगे तो वो आपको अच्छा समझेगा और सहज रूप से आपको स्वीकार कर लेगा। उचित व्यावसायिक पोशाकों का रहस्य इस सवाल के जवाब में छुपा है कि आपका संभावित ग्राहक आपको किस तरह की पोशाक में देखना चाहता है। उनकी राय में विश्वसनीय, खुशमिजाज, अधिकारपूर्ण, समझदार, सफल और मिलनसार लगने के लिए आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। आपको कौन सा सूट, शर्ट, ब्लाउज, टाई, स्कर्ट, जूते, घड़ी, मेकअप या हेयर ड्रेस स्टाइल चुनना चाहिए। उनकी राय में, आपकी राय में नहीं। ये सब उनकी राय में होना चाहिए, हमारी राय में नहीं। याद रखें, आपके संभावित ग्राहक का विचार अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसी के हिसाब से कपड़ों का चयन करें। यह हर इलाके में अलग होता है और जलवायु के मान से पोशाक की शैलियां भी बदलती हैं। पर आप अपने इलाके के सफल लोगों की मानक वेशभूषा के मानदंडों के अनुरूप ही अपनी वेशभूषा चुनें। कुछ लोग कहेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर लेडीज साड़ी पहनना ज्यादा पसंद करती हैं, तो साड़ियाँ लेडीज के लिए हैं। अब शादी ब्याह हो तो बहुत चमकीले सितारों वाली साड़ियाँ पहन के चली जाती हैं। अगर आप किसी के साथ इस प्रकार की मीटिंग में जाएं तो चमकीले सितारों वाली साड़ियाँ पहनेंगे तो वो आपको अलग नजर से देखेंगे। और यहाँ पर फिर आपको सादा ऑफिशियल पहनना होगा और शादी में सादा ऑफिशियल पहनने लगे तो वहां पर भी लोग आपको अलग ढंग से देखेंगे। तो हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे, पर रिचर्ड ब्रेंसन और बिल गेट्स को देखिए,
वे तो ऐसे कपड़े पहनते हैं कि मानो अभी हवादार सुरंग में से निकल कर आ रहे हो, यानी कि बिल्कुल बाल बिखरे हुए, कपड़े इधर से उधर हैं। तो ये लोग अपवाद हैं, नियम नहीं। अगर अब हम सब इन्हीं की तरह के कपड़े पहनने लगें तो दूसरे हम पर विश्वास करना या हमारा अनुसरण करना बंद कर देंगे। अगर आप दुनिया के सबसे अधिक सफल नेताओं और बिजनेसमैन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी वेशभूषा स्तरीय होती है। और यही सबसे सुरक्षित मानक है। अपनी पसंद या अपने आराम के हिसाब से अपने कपड़ों का चयन करके स्वयं की राह में बाधा खड़ी ना करें। अपने संभावित ग्राहक की अपेक्षाओं के हिसाब से कपड़े पहने। आपके अपने संभावित ग्राहक की तरह कि कपड़े पहनने से वे आरामदेह तो अनुभव करेंगे, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वे आपका अनुसरण करना चाहेंगे। मगर हमें फिर भी किसी न किसी तरीके से अपने आप को किसी एक स्पेसिफिक स्टाइल में रखना पड़ेगा। हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ड्रेस ड्रेस का। तो बड़ा कुछ बोला जाता है यहाँ पर कि यदि एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में आया है तो उसके अंदर 3 परिवर्तन नहीं हुए तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी था ही नहीं। एक शब्द, एक रूप और एक व्यवहार। थैंक यू सो मच इस चैप्टर को इतनी पेशेंटली सुनने के लिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ।